Welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा दी है, जो अपने ग्रेजुएशन में आने वाले हैं और चाहते हैं कि साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए राउज अकेडमी लेकर आया आप सभी के लिए फ्री 1 मंथ फ्री करियर काउंसलिंग बैच, जो कि शुरू हो रहा है 10 जून 2024 से। 100% फ्री कोर्स ये यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आपको काउंसलिंग दी जाएगी। हर दिन 2 घंटे की क्लासेस लगेंगी ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरीके से आप पढ़ाई करते हुए आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में आएंगे, जैसे जैसे आप 21 साल के हो जाएंगे, उसी के साथ आप अपने पहली बार में पहली अटेम्प्ट के साथ कैसे आसानी से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू रजिस्टर ऑन द गिवन नंबर बिलो। सीट्स आर लिमिटेड, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन आज के आर्टिकल की शुरुआत करेंगे हम प्रीलिम फोकस्ड आर्टिकल से, जो कि सबसे पहले है हम्बोल्ट ग्लेशियर। क्लाइमेट चेंज का इससे बड़ा उदाहरण हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। वेनेजुएला का लास्ट स्टैंडिंग अगर हम बात करें तो ये लास्ट यहाँ पर ग्लेशियर है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। आप इमेज दे सकते हैं, कितनी शॉकिंग इमेज है। लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर जिसका नाम है हम्बोल्ट, ये यहाँ पर श्रंक हो गया है और आज की डेट में इसे क्लासिफाई कर दिया गया है आइस फील्ड की तरह। वेनेजुएला जो कि घर हुआ करता था 6 बड़े ग्लेशियर का, जिनमें से 5 2011 में ही वैनिश हो गए थे। 5000 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर यह एंडीज माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। एंडीज माउंटेन जहाँ पर माना जा रहा है सिग्निफिकेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसी की वजह से लगातार ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते जा रहे हैं। एंडीज माउंटेन आपको याद होगा साउथ अमेरिका की हाईएस्ट रेंज आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो 2023 के एल नीनो इवेंट ने यहाँ की कंडीशन पूरी तरीके से खराब कर दी। सिमिलर टू वेनेजुएला अगर हम बात करें, विश्व में और भी ऐसे ग्लेशियर हैं जो लगातार मेल्ट हो रहे हैं और 2023 की एक स्टडी के अनुसार अगर हम यहाँ बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2100 तक विश्व के 2/3 ग्लेशियर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे। वहीं हिंदू कुश और हिमालयन रीजन्स की बात करें तो इन पर भी थ्रेट है और माना जा रहा है ये अपना 80% का जो वॉल्यूम है ये 2100 तक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस जो लगातार हो रही हैं। बात करें हम्बोल्ट ग्लेशियर की तो इसे सेरमेसुक ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ग्लेशियर जो कि नदर्न ग्रीनलैंड में सिचुएटेड था, जो कि केन बेसिन नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड के साथ अपनी लोकेशन शेयर करता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ था ये माना जाता था कि बहुत अच्छा है, 10 हेक्टेयर के आसपास था, लेकिन आज की बात करें तो ये 10 हेक्टेयर से घटकर केवल और केवल 2 हेक्टेयर का ही रह गया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे और बात करते हैं अमृत स्कीम की। देखिए 36% इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये रह रहा है, आपका माना जा रहा है कि ये रह रहा है अभी की डेट में अर्बन सिटीज़ में, और 2047 तक ये जो नंबर है ये बढ़कर हो जाएगा 50%। वर्ल्ड बैंक की एक एस्टिमेशन के अनुसार बात करें तो लगभग $840 बिलियन की यहाँ पर आवश्यकता है ताकि एक बेयर मिनिमम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगले आने वाले 15 सालों के लिए तैयार किया जा सके। और इसी को लेकर हमें याद करनी होगी भारत की वो स्कीम जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर काम कर रही है, विच इज़ दी नथिंग बट दी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें अमृत मिशन। ठीक है, चलिए अमृत मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक घर को यहाँ पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज़ में क्रिएट करना जहाँ पर एक्सेस हो टैप वाटर का और अश्योर किया जा सके जो वाटर सप्लाई है, सीवरेज कनेक्शन है, इसे साथ ही एमिनिटीज़ यहाँ पर बढ़ाना, डेवलप ग्रीन वॉल्स, ग्रीन एरियाज़, ओपन स्पेस को मेंटेन करना, पार्क्स को डेवलप करना, पॉल्यूशन को कम करना और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाना ताकि एक
नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा सके, जैसे हम वॉकिंग या साइकिलिंग भी बोल रहे हैं। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रल, स्टेट और यूटीज़ के बीच में 50-50 के आधार पर डिवाइडेड होकर काम करती है। चूँकि इसी स्कीम को ध्यान में रखते हुए, इसकी सक्सेस को देखते हुए अमृत 2.0 आया, जहाँ पर सीवेज सेप्टिक मैनेजमेंट की भी बात की गई, सिटीज़ वाटर सेफ सिटीज़ की बात की गई और इंश्योर किया गया कि कोई भी जो सीवेज ड्रेन है वो हमारी नदियों में ना जा सके। या हम दूसरे शब्दों में बोले, अमृत 2.0 का फोकस है कि इन्हांस करना है सीवरेज सेप्टिक मैनेजमेंट और सारी सिटीज़ को वाटर सिक्योर यहाँ पर बनाना है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको पहली बात तो यहाँ क्लियर होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिशन किसको कवर कर रहा है, तो ये 500 सिटीज़ को यहाँ पर कवरेज कर रहा है, जो कि सिटीज़ और टाउन में है, ताकि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर भी जनसंख्या 1 लाख की है वहाँ पर एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। अभी तक अगर हम अमृत 1.0 की बात करें तो टोटल आउटले 50,000 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने मिला है। वहीं अमृत 2.0 में 2,99,000 करोड़ रुपए का एक आउटले हमें देखने के लिए मिला है। सो अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करें तो एज ऑफ मे 19, 2024 जो टोटल है 83,357 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर डिस्बर्स किए गए हैं अमृत स्कीम में, जहाँ पर बहुत सारा आपको कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन सेंट्रल, स्टेट और सिटीज़ का देखने के लिए मिलेगा। अचीवमेंट्स की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए गए लगभग 58,66,237 घरों में, ठीक है, टैप कनेक्शन यहाँ पर, ताकि एक रिलायबल वाटर सप्लाई किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट सीवरेज कनेक्शंस यहाँ पर दिए गए लगभग 47 लाख घरों में। पार्क 2,411 पार्क्स यहाँ पर डेवलप किए गए अलॉन्ग विद द ग्रीन स्पेस एंड रिक्रिएशनल एरियाज। एलईडी स्ट्रीट्स बनाई गई, लगभग 62 लाख से भी ज़्यादा एलईडी स्ट्रीट्स को यहाँ पर लगाया गया, ताकि एक एनर्जी एफिशिएंट के कॉन्टेक्स्ट में हम काम कर सकें। बट वर्तमान चैलेंज क्या है, देखिए अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो लगभग 2 लाख डेथ हमें प्रत्येक साल देखने मिल रही हैं। कारण क्या है, एक इनएजुकेट वाटर सप्लाई का होना, सैनिटेशन की कमी और हाइजीन की सुविधा ना होना। डिसीज़ बर्डन जो हमें लगातार देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ अनसेफ वाटर या सैनिटेशन के कारण, इंडिया में वो 40 गुना ज़्यादा है एज पर पर्सन देन इन चाइना एज ऑफ 2016 की अगर हम रिपोर्ट के अनुसार बात करें। वहीं एक सिग्निफिकेंट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर हमारे पास है, जिसकी वल्नरेबिलिटी, जिसके कारण डिसीजेस की बढ़ जा रही है। मेजर रिजर्वॉयर्स की बात करें तो 40% कैपेसिटी इनकी बची हुई है। वाटर सप्लाई लगातार कम होता जा रहा है। इरिगेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज की डेट में माना जा रहा है, नीति आयोग के अनुसार बात करें तो 21 मेजर सिटीज़ यहाँ पर वाटर रन आउट हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द प्रेजेंट शॉर्टकमिंग्स, ये भी हमें यहाँ समझना होगा। तो पहली बात, एक नॉन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमें देखने मिल रही है। इसने एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बनाया है रादर देन हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसकी वजह से एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग यहाँ पर मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सिटीज़ हैड नो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन द स्कीम, ठीक है, ऐसे में उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रहा है, प्राइवेट इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कम इन्वॉल्वमेंट देखने मिल रहा है। इसी के साथ सिटी गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी यहाँ पर उल्लंघन आपको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात करें तो इस स्कीम में यहाँ पर एक एजुकेट फैक्टर की कमी है, विच इज़ द लोकल क्लाइमेट, रेनफॉल पैटर्न जो कि हर जगह का अलग हो सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज मैनेजमेंट भी अलग होगा। अर्बन प्लानिंग कहीं ना कहीं डोमिनेट हो रहा है बाय द रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वो केवल और केवल अपना फ़ायदा तो देख रहे हैं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेनी होगी, हमें लोकल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे उनका यहाँ पर रोल बढ़ाना होगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को लेकर काम करना होगा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न के साथ काम कर सकें। प्रायोरिटी देनी होगी वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि लोगों की जो कंडीशन है, लाइवलीहुड है, उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करते हैं ओपन एक्सेस इज अ क्रूशियल फॉर सेल्फ रिलायंस इन साइंस। आगे बढ़ने के पहले ही आपको जानना ज़रूरी है ओपन एक्सेस क्या होता है। ओपन एक्सेस की बात करें साइंटिफिक फील्ड में तो ये साइंटिफिक नॉलेज को फ्रीली अवेलेबल कराने की बात करता है।
टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एनी जोग्राफिकल या फाइनेंशियल बैरियर, ताकि प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिविटी को, अलाउ किया जा सके रिसर्च को फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, ताकि लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए काम किया जा सके और कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन की भी काम किया जा सके। देखिए, अगर हम ग्रोथ रिसर्च के अनुसार बात करें हैं तो इंडिया विश्व में तीसरी सबसे बड़ी यूनिट बन जाता है इन रिसर्च आउटपुट और 11th बन जाता है इन रिसर्च क्वालिटी अकॉर्डिंग टू नेचर इंडेक्स। लगातार हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में 760 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनकी संख्या बढ़कर 2021 में 1113 हो गई है। और अभी अगर 2024 में जब हम बात कर रहे हैं तो वी डोंट नो कि इनकी संख्या कितनी हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक कमी देखने मिल रही है, जो कि है इसेंशियल रिसोर्सेज जैसे एडवांस लैब, इंस्ट्रूमेंटल एक्सेस या रिसर्च लिटरेचर, इनकी कमी देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इस गैप को एड्रेस करने के लिए। तो पहला था ISN, जहां पर कैटलॉग क्रिएट किया गया कि जितनी भी पब्लिकली फंडेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं नेशन वाइड, उनको अवेलेबल कराया जाएगा रिसर्च बेस्ड नीड के आधार पर। और दूसरा हमारे पास आया ONOS, जिसे हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। इसने प्रपोज किया कि एक सेंट्रलाइज मॉडल होना चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए, साइंटिफिक जर्नल्स के लिए, ताकि जितनी भी यूनिवर्सली अवेलेबल पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन है उनकी रिसर्च को यहाँ पर पब्लिक किया जा सके और हाई कॉस्ट जो एक्सेस कमर्शियल जर्नल में है उन्हें हटाया जा सके। सो द क्वेश्चंस कम कि ऑप्टिमल ऑप्शन हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ओपन ये इनिशिएटिव जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, USA में लिया जा रहा है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना होगा। बट क्योंकि आप जब ONOS, आप बोलेंगे कि ठीक है ONOS भी तो आप यहाँ पर दे रहे हो, तो इससे क्या समस्या है। तो देखिए ONOS के साथ समस्या क्या आ जाता है कि हाई कॉस्ट और एक ऑलिगोपॉलिस्टिक एकेडमिक पब्लिशिंग मार्केट जो है, ये नेगोशिएशन को डिफ़िकल्ट कर देता है। जहाँ पर अगर हम OA की बात करें तो ये रिड्यूस कर देता है नेसेसिटी ऑफ कॉस्टली अनफाइंड सब्सक्रिप्शन को, वहीं ONOS डज नॉट इंश्योर कि एक लॉन्ग टर्म एक्सेस मिलेगा या ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी इंडियन रिसर्च को मिल पाएगी। ऐसे में हमें ग्रीन ओपन एक्सेस अलाउ करना होगा ऑथर्स को, ताकि वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ काम कर सकें। देखिए, इंडियन फंडिंग एजेंसीज यहाँ पर मैंडेट कर रही हैं कि बहुत आवश्यकता है, इंडिया को इन्हांस करना होगा अपने जनरल सिस्टम को, अवॉइड करना होगा पेमेंट बर्डन जो कि ऑथर्स और रीडर्स के ऊपर होता है, यूटिलाइज करना होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी को, अपनी कैपेबिलिटी को, ताकि एक लो कॉस्ट हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग की, जिसने अपग्रेड कर दिया इंडिया की इकोनॉमिक आउटलुक को फ्रॉम स्टेबल टू द पॉजिटिव। ये जो सॉवरेन रेटिंग है ये रिमेन अभी भी कर रही है एट BBB- at the lowest investment grade rating which has been maintained since 2007। ये जो आउटलुक है ये कहीं ना कहीं चेंज कर रही है, सजेस्ट कर रही है पोटेंशियल रेटिंग में कि अपग्रेड आने वाले 2 सालों में होगा। फिच रेटिंग ने भी अफर्म किया है इंडिया की BBB- रेटिंग विच वॉज स्टेबल आउटलुक इन जनवरी। अब समझिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है इससे। तो देखिए, पॉजिटिव आउटलुक कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक पोटेंशियल अपग्रेड आपको देखने मिलेगा इंडिया की सोवरेन रेटिंग में, अगर फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट अच्छे से होता है और इकोनॉमिक रेजिलियंस के ऊपर काम किया जाता है तो कंडीशन बहुत अच्छी होगी। अलॉन्ग विद दैट S&P ने बहुत सारे बैंक्स को एक्सिस, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक महिंद्रा और इंडियन बैंक की कंडीशन को भी स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ कर दिया है। अलॉन्ग विद दैट चाहे हम NTPC की बात करें, ONGC की बात करें, एग्जिम बैंक की बात करें, पावर ग्रिड कॉर्प की बात करें, तो इनकी कंडीशन को भी पॉजिटिव का साइन दिया गया है। हालांकि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट अगर इसी तरीके से चलेगा तो सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंशियल क्रूशियल हो जाता है, जो इंडिया की आउटलुक को बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है। फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट अगर इंडिया बहुत अच्छे से करेगा तो हमें एक मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था आपके पास S&P रेटिंग की कंडीशन। पहली चीज़ तो आपको आई गेस ये क्लियर हो चुकी होगी। तो याद रखिएगा, जब हम S&P की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि असाइन करती है एक लेटर ग्रेड रेटिंग टू द कंट्रीज़ एंड द डेप्ट दे इशू ऑन अ स्केल जो कि AAA से लेकर आपको D तक देखने के लिए मिलता है, जो इंडिकेट करती है उनकी डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। मतलब S&P अगर BBB
नेगेटिव दे रहा है या हायर रेटिंग दे रहा है कंट्रीज़ को, तो ये कंसीडर किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ग्रेड ऑफ BB प्लस और लोअर आर डीम टू बी स्पेक्युलेटिव या जंक ग्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को मिला तो BBB है, जो कि हायर रेटिंग है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है, लेकिन इंडिया पॉजिटिव कंडीशन में यहाँ पर ज़्यादा है रादर देन दी स्टेबल, विच इज़ इवन गुड फॉर इंडिया। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्पेलिंग पॉपुलेशन में ट्रिगर्ड बाय अ वर्किंग पेपर। एक वर्किंग पेपर यहाँ पर रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा टू द प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर एक एनॉमरस असर्शन लगाया गया है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। चलिए, सारी चीज़ों को यहाँ एक एक करके समझेंगे। एक कंपोजिशन की बात की जा रही है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, जो कि EAC ने कुछ इस तरीके से हाईलाइट की है। 1950 से 2015 में बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन ग्रो हुई है 701 मिलियन से, अगर आप बात करेंगे 701 मिलियन हुई है। वहीं मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 146 मिलियन की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। प्रपोर्शनल चेंज की बात करें तो जो प्रपोर्शन है हिंदूज का इन दी पॉपुलेशन, ये यहाँ पर गिरा है बाय 6.64% परसेंटेज पॉइंट, जो कि पहले आपका हुआ करता था 1950 में 84%, जो आज 2015 में केवल और केवल 78% रह गया है। वहीं जो प्रपोर्शन है मुस्लिम्स का, ये यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है बाय 4.25% पॉइंट, जो कि 1950 में मात्र 9.84 था, आज वो बढ़कर 2015 में 14.09 हो चुका है। डिस्पाइट दीज चेंजेस, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये यहाँ पर सिग्निफिकेंटली स्मॉल है कंपेयर टू द हिंदू पॉपुलेशन। तो 2011 का सेंसस क्या बोलता है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो प्रपोर्शन है हिंदू पॉपुलेशन का टू द टोटल पॉपुलेशन इन 2011, ये डिक्लाइन हुआ है 0.7%। जो प्रपोर्शन है सिख पॉपुलेशन का, ये भी डिक्लाइन हुआ है बाय 0.2 परसेंटेज पॉइंट। ये एंड बुद्धिस्ट का भी अगर हम बात करें तो ये 0.1 परसेंटेज पॉइंट के आधार पर डिक्लाइन हुआ है। वहीं जो प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें टू द टोटल पॉपुलेशन, ये इंक्रीज हुआ है 0.8 परसेंटेज पॉइंट, बट देयर हैज़ नॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियन एंड जेन्स। अब इशू क्या है, इशू ऑफ मिस इंटरप्शन और सेंसेशनलिज्म। डेटा के अनुसार अगर हम डेटा की बात करें तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट और पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं सेंसेशनलाइज कर रहे हैं फाइंडिंग्स को EAC PM वर्किंग पेपर की इनएक्यूरेटली, सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मुस्लिम का पॉपुलेशन है इन इंडिया ये लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू पॉपुलेशन को थ्रेट है। ये जो इंटरप्रिटेशन है कहीं ना कहीं एक डिवाइसिव पॉलिटिकल नैरेटिव या मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो पब्लिक को यहाँ दिया जा रहा है। भाई अगर हम बात करें तो देखिए ये जो वर्किंग पेपर है ये अपने आप में लिमिटेड है। एक रिलीजियस डेमोग्राफी मल्टीवेरिएट्स को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया है। हाउएवर ये जो पेपर है ये कहीं ना कहीं एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे रहा है जो बातें इसमें क्लेम की जा रही हैं। सो व्हाट इज़ द ट्रू स्टोरी बिहाइंड दिस डेटा? तो पहली बात, एक इनसफिशिएंट या इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप में सिग्निफिकेंट होती है, इन्फ्लुएंस होती है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, हायर फर्टिलिटी रेट्स कम्युनिटीज़ में जो हमें देखने मिलती हैं, जो रिफ्लेक्ट करती हैं लोअर लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रादर देन रिलीजियस फैक्टर। वहीं अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, इन इंडिया दे हैव हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट प्राइमरली बिकॉज इट लैग्स इन सम ऑफ द पॉपुलेशन एंड मैरिज पॉलिसीज़ जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे 2 बच्चों की पॉलिसीज़ की बात करें या फिर सिंगल मैरिज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जो कि कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर आपको फॉलो करवाई जाती हैं, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में यहाँ पर फॉलो नहीं होती हैं। सो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक डिटेल्ड एनालिसिस की हमें आवश्यकता है, एक कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस की आवश्यकता है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेटा यहाँ पर तैयार किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ों की भी ज़रूरत है। पहली बात तो रिलीजियस कंपोजिशन क्या है, दूसरी चीज़
हमारी फर्टिलिटी रेट किस तरीके से है। तो आप देखेंगे रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बोल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने मिला है हमें मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में। सो कहीं ना कहीं ये जो है, जो इस बात का यहाँ पर हवा बनाया जा रहा है, इसके किसी भी फाइनल आउटकम पर पहुँचने के पहले बहुत आवश्यक है कि हम एक एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की बात करें, ताकि जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो यहाँ पर अच्छे से समझा जा सके बाय अवॉइडिंग फ्यूलिंग डिवीजिव नैरेटिव्स। आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को पता है हर बार की तरह इस बार भी मैपिंग डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, और इस बार हमारे पास है यहाँ पर यूरोप की फिजिकल डिवीजन की बात की जा रही है, जहाँ पर इसके वेस्टर्न अपलैंड, नदर्न यूरोप प्लेन, सेंट्रल अपलैंड्स, प्लेट्यू, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, आइलैंड्स ऑफ यूरोप, ड्रेनेज पैटर्न, गल्फ एंड बेस, सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी जब भी आप ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं। तो ब्रिटिश आइल्स हैं क्या, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको ब्रिटिश आइल्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने मिलेगा। और जब भी आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, आप याद रखिए इट इज़ दी स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड दी नदर्न आइलैंड, ये मिलकर आपके बनाते हैं द ग्रेट ब्रिटेन को। और आयरलैंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इन सब से दूर है, लेकिन जब हम ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं तो ब्रिटिश आइल्स में ये सारी की सारी कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। ओके, सो ब्रिटिश आइल्स मतलब सारे के सारे आइलैंड्स जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, आइसलैंड, आयरलैंड, सेवेरनी आइलैंड्स, स्पिट्सबर्ग्स, यून्जे आइलैंड, सिसिली, सार्डिनिया और नॉर्डस्टेंट की भी बात करें तो क्लियर। नेक्स्ट इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है यूरोप की इन सारी कंट्रीज़ की। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि यूरोप कहाँ पर है, कितनी जगह पर है। यूरोप एक मेन पैनिनसुला है। यहाँ पर अगर आप बात करें लिब्रेट्रियन, इटालियन, बाल्कन, सारे के सारे लोकेशंस आपको देखने मिल जाएंगे। सदर्न यूरोप में स्कैंडिनेवियन, जूटलैंड जैसी कंडीशन आपको नदर्न यूरोप में देखने के लिए मिल जाएंगी। रिवर्स की बात करें तो यूरोप में पेरिनियल रिवर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, रेन ब्रॉट रिवर्स आपको देखने मिल जाएंगी, जो कि यूजुअली वेस्टर्लीज के द्वारा लेकर आई जाती हैं। मैनी ऑफ दैम हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द आल्प्स माउंटेन ओनली। रिवर्स जो कि फ्लो करती हैं मेडिटेरियन सीज में, या फिर अगर हम बात करें रॉन फ्रांस में या इब्रो स्पेन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी के अलावा अगर आप बात करें सो अटलांटिक ओशन में भी बहुत सारी आपकी रिवर्स यहाँ से जाके गिरती हैं, जो कि आप यहाँ पर मैप में डायरेक्टली भी देख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आप सभी की स्क्रीन पर एक सवाल है जहां बात की जा रही है, इंडिया इज़ वन ऑफ द राइट साइड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट प्रोवाइड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द रैपिड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पॉलिसी मेकर अलाइन द डेवलपमेंट पॉलिसी विद द डेमोग्राफिक शिफ्ट। डिस्कस इट इन 250 words. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyaPandey@rawsacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.